मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो व्लॉग है ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में डूपॉन्ट फैसिलिटी में होने वाले हॉट वर्क के इंसिडेंट से मुतल्लिक है। 9 नवंबर 2010 को बफेलो के मज़ाफ़ाती इलाके में एक ताकतवर धमाके ने डूपॉन्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हिला कर रख दिया। एक कॉन्ट्रैक्टर वेल्डर जो है वो एक टैंक पर मेंटेनेंस का काम कर रहा था जिसके बारे में उसे मालूम नहीं था कि इसके अंदर फ्लेमेबल गैस मौजूद है। धमाके ने टैंक के ऊपरी हिस्से को उड़ा दिया जिससे वेल्डर जो है ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिरा और फौरी तौर पर उसकी डेथ हो गई। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर यानी उसका सुपरवाइज़र था वो आग की वजह से झुलस गया। डूपॉन्ट फैसिलिटी में होने वाले टैंक एक्सप्लोजन ने प्रोसेस के ख़तरात का तज्ज़िया और कंट्रोल करने में मौजूद खामियों को उजागर किया। हॉट वर्क के हादसात उस वक्त पेश आते हैं जब कारकुन फ्लेमेबल वेपर्स के करीब वेल्डिंग, कटिंग या ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। डूपॉन्ट की टेनावांडा फैसिलिटी एक पॉलीमर तैयार करती है जिसे टेडलार के नाम से जाना जाता है, जो सोलर पैनल और कोरियन काउंटर टॉप्स में इस्तेमाल होता है। टेडलार की प्रोडक्शन का अमल एक केमिकल रिएक्शन से शुरू होता है जिसमें फ्लेमेबल वाइनल फ्लोराइड गैस को पानी में पॉलीवाइनल फ्लोराइड पॉलीमर या PVF के स्लरी में तब्दील किया जाता है। इसके बाद PVF स्लरी अलग अलग सेपरेटर से गुजरती है और कंप्रेसर इन रिएक्टेड वाइनल फ्लोराइड गैस को रिसाइकिल करता है, जबकि एक छोटा फ्लैश टैंक जो है वो बाकी मानदा वाइनल फ्लोराइड को फ़ज़ा में रिलीज़ कर देता है। लास्ट में स्लरी को 3 आइसोलेटेड होल्डिंग टैंक्स में मुंतकिल किया जाता है जो कि आमतौर पर टैंक नंबर 3 होता है। टैंक नंबर 1 और 2 को स्लरी के ओवरफ्लो के लिए मख्तस किया जाता है, जबकि टैंक 1 जो है वो नॉर्मली एम्प्टी रहता था। 22 अक्टूबर 2010 को टेडलार के प्रोसेस को एक प्लांट शटडाउन के तहत बंद कर दिया गया, जिसके दौरान कारकुनों ने टैंक 1 और टैंक 2 पर से एस्बेस्टॉस इंसुलेशन को हटा दिया। इंसुलेशन को हटाने से पता चला कि टैंकों के एजिटेटर सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जंग आलूद है। डूपॉन्ट ने ठेकेदारों को इसकी रिपेयर करने की हिदायत की, जिसमें टैंक 1 और 2 पर वेल्डिंग और ग्राइंडिंग करना शामिल था। टैंक 2 पर हॉट वर्क बगैर किसी हादसे के शटडाउन के दौरान हुआ, लेकिन टैंक 1 की मरम्मत में ताख़ीर हुई जिसकी वजह स्पेयर्स का ऑर्डर पर होना था और डूपॉन्ट के एहलकारों ने फैसला किया कि रीस्टार्ट के बाद टैंक 1 पर हॉट वर्क करना सेफ़ होगा। डूपॉन्ट ऑपरेटर 7 नवंबर को टैंक 1 की तरफ आने और जाने वाले तमाम 5 वाल्व्स को बंद पोजीशन पर लॉक कर देता है ताकि स्लरी के किसी मुमकिन बहाव को रोका जा सके। टैंक के जो एजिटेटर मोटर है उसको भी बंद कर दिया गया था। ताहम डूपॉन्ट के एहलकारों ने ओवरहेड पाइपिंग या ओवरफ्लो लाइन के अंदर गैस के फ़्लो को ब्लॉक नहीं किया, जिसने तीनों टैंकों के वेपर्स की जगह को जोड़ा हुआ था। वो गलती से ये समझ रहे थे कि आतिशगीर वाइनल फ्लोराइड गैस जो है वो किसी भी स्लरी टैंक तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन CSB की तहकीकात में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नॉर्मल ऑपरेशन में भी वाइनल फ्लोराइड जो है वो स्लरी टैंक से मुकम्मल तौर पर नहीं उसको निकाला जाता और हमेशा मुख्तलिफ मकदार में वाइनल फ्लोराइड जो है वो स्लरी टैंकों में मौजूद होती थी। 6 नवंबर को ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ तो फ्लेमेबल गैस टैंक 2 और 3 से ओपन ओवरफ्लो लाइन के ज़रिए टैंक 1 में पहुंच गई थी। 9 नवंबर की सुबह डूपॉन्ट टेक्नीशियन ने टैंक 1 की गैस टेस्टिंग की, जहां बाद में वेल्डिंग की जानी थी। उस जगह आसपास 2 कंटिन्यूस एयर मॉनिटर भी थे और कोई फ्लेमेबल गैस वहां पे डिटेक्ट नहीं हुई और हॉट वर्क को काम शुरू करने के लिए क्लियर कर दिया गया। लेकिन टैंकों के अंदर का जो माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था, उसकी कोई ना पैमाइश की गई या उसकी निगरानी के लिए कोई टेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ये नहीं पता था कि फ्लेमेबल गैस जो है वो डेंजरस कंसनट्रेशन में वहाँ पर मौजूद थी। सुबह 9 बजे के करीब 2 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स ने टैंक 1 पर वेल्डिंग और ग्राइंडिंग का काम शुरू किया। वेल्डर ने अपने हिफाजती हार्नेस को टैंक के एजिटेटर की सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया और टैंक के ऊपर काम शुरू किया, जबकि फोरमैन जो था वो करीबी कैट वॉक से उसको देख रहा था। तकरीबन 11 बजे वेल्डर जो था वो एजिटेटर की जंग आलूद बीम्स की सपोर्ट को रिपेयर करने लगा, जो कि फ्लेमेबल गैस के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा था। हो सकता है कि एजिटेटर चलाने वाले शाफ्ट के इर्द गिर्द मौजूद एक सुराख ने इग्निशन सोर्स फराहम किया और वेल्डिंग की चिंगारियाँ टैंक में गिर गई और फ्लेमेबल गैस जो है वो ऊपर स्पार्क की तरफ आ गई और उसकी वजह से धमाका हुआ। वाइनल फ्लोराइड के जलने से एक ताकतवर धमाका हुआ और धमाके ने टैंक इतना पावरफुल धमाका था कि उसने टैंक के ऊपरी हिस्से को तकरीबन मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिया। फ्लैश फायर एकदम से हुई जिसने फ्लेमेबल गैस को कंज्यूम किया और तेज़ी से उसको बर्न आउट कर दिया। धमाके ने वेल्डर को ज़मीन पर फेंक दिया और उसकी इस तरह से फ़ौरन से डेथ हो गई और फोरमैन जो था उसका चेहरा और बाजू जो है वो जल गए। अब इसमें की पॉइंट्स क्या थे, एक एक करके देखते हैं।
डुपॉन्ट PHA प्रोसेस हैज़र्ड एनालिसिस ने गलत कयास किया कि वाइनल फ्लोराइड टेडलार प्रोसेस के दौरान सेलरी टैंक्स में फ्लेमेबल लेवल तक नहीं पहुंचेगा। वो इस चीज़ को नहीं जज कर सके। डुपॉन्ट ने एक गलत अजम्पशन किया और उसके बाद यूनिट को दोबारा स्टार्ट किया और कि डिफेक्टिव लूप सेल लूप जो है वाइनल फ्लोराइड के वेपर्स के टैंक 2 में जाने के ख़तरे को नहीं बढ़ाएगा। फ्लेमेबल वाइनल फ्लोराइड के ऊपर के वे जो वेपर्स है वो फ्लैश टैंक से सीधे टैंक 2 में चले गए और डुपॉन्ट ने टैंक 1 पर हॉट वर्क करने की इजाज़त देने से पहले इन सर्विस टैंक 2 और 3 से पहले टैंक 1 को ठीक से आइसोलेट और लॉकआउट नहीं किया, जिसकी वजह से फ्लेमेबल वेपर्स जो है वो सीधे टैंक 2 से टैंक 1 में ओवरफ्लो लाइन के ज़रिए लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट से ज़्यादा मकदार में वहाँ पर जमा हो गए। इसी तरह से जो डुपॉन्ट हॉट वर्क परमिट प्रोसीजर था उसके मुताबिक फ्लेमेबल वेपर्स के लिए टैंक 1 के अंदर का जो एटमॉस्फेयर था उसको टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बावजूद इसके कि वेल्डिंग की एक्टिविटी टैंक के बिल्कुल ऊपर हो रही थी। इसी तरह से जिन लोगों ने हॉट वर्क परमिट पर साइन किए थे वो टेडलार प्रोसेस के ऑपरेशन और उसके जो मुमकिन ख़तरात हैं उसके बारे में प्रॉपर आगाही नहीं रखते थे। रिपेयर वर्क से इग्निशन के मुतअद्दिद सोर्सेज पैदा हुए। टैंक के ऊपर बरह रास्त वेल्डिंग की एक्टिविटी ने टैंक के अंदर जो मेटल का टेम्परेचर है उसको बढ़ा दिया, जो कि वाइनल फ्लोराइड के वेपर्स के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा था। वेल्डिंग और ग्राइंडिंग से स्पार्क पैदा हुए, जिसकी वजह से फ्लेमेबल वेपर्स ने आग पकड़ ली। ओशा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ अथॉरिटी का हॉट वर्क स्टैंडर्ड जो है वो हॉट वर्क के लिए टैंक के अंदर गैस मॉनिटरिंग की ज़रूरत को बयान नहीं करता, जबकि ये इंडस्ट्री सेफ प्रैक्टिस गाइडलाइन में रिकमेंडेड प्रैक्टिस के तौर पे मौजूद है। अब इसमें लेसन लर्न क्या है जो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि टैंक या कंटेनर्स की जो बैरूनी सतह पर वेल्डिंग से हीट और स्पार्क्स पैदा होते हैं और इंतहाई दर्जे हरारत और स्पार्क्स मुमकिन तौर पर अंदर मौजूद फ्लेमेबल मटीरियल जो है उसको आग लगा सकते हैं। हॉट वर्क शुरू करने से पहले टैंकों या इस तरह के कंटेनर्स पर तमाम प्रोसेस कनेक्शंस वाल्व को बंद करके ब्लाइंड इंस्टॉल करें और पाइप्स को डिस्कनेक्ट करके इस बात की तसल्ली कर लें कि किसी भी तरह का फ्लेमेबल मटीरियल टैंक या कंटेनर में एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह से किसी भी कंटेनर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें पहले जो फ्लेमेबल मटीरियल अगर मौजूद था और वो किसी भी साइज़ का हो तो इसकी बाहरी जो सतह है उस पर हॉट वर्क जिसमें वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग शामिल है की इजाज़त देने से पहले ना सिर्फ उसकी गैस टेस्टिंग होनी चाहिए बल्कि इस माहौल की काम के दौरान मुस्तकिल कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था जो कि हॉट वर्क से रिलेटेड जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में था। और हॉट वर्क आपको पता है एक ऐसा जॉब है जो कभी भी किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है और लोग हॉट वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें ज़रूरत क्या है कि हम जब भी हॉट वर्क को परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम उसको अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से प्लान करें, प्रॉपर्ली वर्क परमिट को फिल करें, रिक्वायर्ड PPEs को लें। NFPA 51B की इसके बारे में बड़ी अच्छी गाइडलाइंस हैं और मेरे 2 व्लॉग्स भी हैं NFPA 51B पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको भी देखिए, अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।